हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं अंशु शर्मा आज की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं लेखा शास्त्र विषय का मॉड्यूल 7 का अध्याय 36 का पार्ट 2, जिसका नाम है व्यवसाय अनुप्रयोगों में स्प्रेडशीट का उपयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि पेरोल क्या होता है और पेरोल से रिलेटेड कौन कौन से टर्म्स होते हैं, कैसे वो कैलकुलेट होती है, उसका थ्योरी पार्ट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसको प्रैक्टिकली, हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बीपीई, इट मीन्स अर्जित मूल वेतन। एक्चुअल में हमारे पास क्या वेतन आया है वो होता है अर्जित मूल वेतन। ठीक है, तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं आप एक बार खुद सोचिए। आपके जितने पैसे पर मंथ बनते हैं, ठीक है, उसमें से आपकी क्या होती हैं, छुट्टियां कट जाती हैं। वो छुट्टियां, वो हॉलीडेज जो आपको दिए नहीं गए हैं। एक तो अगर आपकी मान लीजिए 1 मंथ की 1 छुट्टी आपकी फिक्स है, ठीक है, तो उसके पैसे नहीं कटेंगे, बट उसके अलावा उसे कहते हैं अनाधिकृत, है ना। तो वो अनाधिकृत जो छुट्टियां हैं आपकी, वो जो अवकाश है, उसके पैसे कटते हैं। ठीक है, तो उनको माइनस किया जाता है। ठीक है ना, तब जाके ये कैलकुलेट होता है कि कितने आप दिन प्रेजेंट रहे और आपकी पर डे की क्या सैलरी है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपकी मंथ की सैलरी जोड़ी जाती है। वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है। देखिए, माह के दौरान उपस्थित प्रभावी दिनों के संदर्भ में परिकलित किया जाया है। इसका मतलब कि कितने दिनों तक आप आए हैं वो चीज। ठीक है ना, तो माह के दौरान उपस्थिति प्रभावी दिन, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप इसे समझिए। बीपीई इक्वल्स टू जो हमारा मूल वेतन है वो मल्टीप्लाई बाय कितने दिन आप उपस्थित रहे, और ये टोटल नंबर ऑफ डेज, यानी एक महीने में कितने दिन है। सपोज महीने में 30 दिन है, आप कितने दिन आए, आप 12 डेज ही आए। ठीक है, एक दिन की सैलरी आपकी है सपोज 700, तो आपको 12 डेज की सैलरी तो मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप 30 डेज की सैलरी लोगे, नहीं ना। तो इस तरीके से ये कैलकुलेट होता है और ये हमारा कहलाता है अर्जित मूल वेतन, इट मीन्स बीपीई। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए एनओ ईडीपी, इसको कैसे हम काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो एनओडीएम तो आपको समझ में आया, नंबर ऑफ डेज पर मंथ। ठीक है, नंबर ऑफ डेज मंथ, 1 मंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ डेज है, ये तो ये हो गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके वो डेज लिए जाते हैं जिसमें आप प्रेजेंट हुए हो। ठीक है, और उसमें से अगर आपने अनाधिकृत अवकाश लिया है तो उसको हटाया जाता है। ठीक है, ये देखिए उपस्थित प्रभावी दिनों की संख्या, कि आप कितने दिन उपस्थित रहे हो। पर उपस्थित के केस में भी दो कंडीशन है भाई, एक तो आपको अवकाश खुद दिया गया है और एक आपने लिया है। तो देखिए, एक माह के दिनों की संख्या है जिसमें से बिना वेतन अवकाश तथा अनाधिकृत अनुपस्थितियां घटा दी गई हैं। मतलब आपके पास मान लीजिए आप 30 डेज जो हैं उसमें से आपकी एक छुट्टी आपको फिक्स कर दी गई, तो वो नहीं काटी जाएगी। आप अगर उसके अलावा 3 दिन तक एब्सेंट हैं तो इट मीन्स आपको 27 डेज की क्या मिलेगी, सैलरी। समझ में आया। तो इस तरीके से हमारा ये एनओईडीपी काउंट होता है। प्रभावी हमारी जो उपस्थिति है, वो एक्चुअल हमारी जो अटेंडेंस है, वो हमारी इस तरीके से काउंट होती है। ठीक है, किस तरीके से, कि हमारी जो अनाधिकृत जो छुट्टी हमें नहीं दी गई, जो अवकाश हमें दिए ही नहीं गए हैं, उनको माइनस करने के बाद जितने डेज आते हैं वो हमारा एनओईडीपी होता है। ठीक है, और एनओडीएम ये मैंने आपको ही बताया था, एक माह के दिनों की संख्या। ठीक है, एक माह के दिनों की क्या हो गई, संख्या। तो समझ में आया इसका मतलब कैसे हमने अर्जित मूल वेतन को कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा महंगाई भत्ता। पढ़ हम सब चुके हैं, हम सिर्फ यहाँ इनके फॉर्मूले को याद करेंगे। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले देखने हमें। डी ए इक्वल्स टू, अब डी ए कैसे कैलकुलेट होता है, जो हमारी अर्जित वाली है उस पे हम क्या करेंगे, जो भी मान लीजिए अभी जैसे 46% है तो इस तरीके से कैलकुलेट होगा, यानी
बीपीई मल्टीप्लाई बाय 46%। ठीक है, अभी इजी के लिए 40% ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जितना आएगा वो हमारा एक्चुअल में आया डीए। क्या आया? डीए। अभी हमने इसको ऐड नहीं करा, अभी हम इसको अर्निंग में ऐड नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनको निकालने के तरीके देख रहे हैं कि डीए कैसे निकलेगा। सेम एचआरए भी ऐसे निकलता है। सब किस पे निकलते हैं? हमारे मूल वेतन पे निकलते हैं। तो अर्जित मूल वेतन को मल्टीप्लाई करा, कितनी दर हमें दी जा रही है। जनरली ये 9%, कहीं कहीं 6%, और मेट्रो सिटीज जो होती है उनमें 18% भी दिया जाता है। ठीक है, तो डिपेंड करती है आपकी दर पर, उसके अकॉर्डिंग क्या निकलता है इसका HRA, मकान किराया भत्ता। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लीजिए आपका TRA। देखो TRA हमारा बेसिक पे नहीं निकालेंगे, वो होता है कि आपको एक फिक्स कर दिया गया, तय कर दी गई आपकी राशि कि ये राशि जो है, ठीक है, इतनी दूर की आपको यही राशि मिलेगी, चाहे आप 1 किलोमीटर, चाहे मान लीजिए इन्होंने 3 किलोमीटर तक का फिक्स कर दिया कि 3 किलोमीटर तक में आपको 100 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, अब चाहे आप उसमें 800 मीटर जाए या 3 किलोमीटर जाए, जैसे ही 3 से अबव जाएंगे इनकी तय राशि डिफरेंट होगी। तो ये कैसे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ तय राशि पे, या फिर कह देंगे कि इतनी दूर पे आपको इतने परसेंट मिलेगा। तो एक फिक्स राशि है, ये किसी बीपी के थ्रू कैलकुलेट नहीं होती, फिक्स है भाई, एरिया के वाइज होगी। अब उसमें ये क्या करेगा कि किसी की सैलरी ज्यादा है उसको 3 किलोमीटर तक ज्यादा दे दो, और किसकी कम है तो उसको कम दे दो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये तय राशि पे डिपेंड करता है क्या? परिवहन भत्ता। अब देखिए कुल अर्जनाएं, टोटल हमारी अर्निंग कितनी है वो हम कैसे देखेंगे? टोटल अर्निंग को देखने का तरीका होता है, सबसे पहले जो हमारा मूल वेतन है उसमें जितने भी हमारे भत्ते हैं, कौन से भत्ते? अन्य भत्ते नहीं, उसके अलावा जो भी हमने पढ़े उन सबको ऐड कर दो। बेसिक आ गया हमारा, यहाँ पे हमारा वो आ गया महंगाई भत्ता, ये हमारा मकान का किराया, और ये हमारा परिवहन का। कहीं कहीं जगह आपको परिवहन जो है वो शून्य मिलेगा। ठीक है, तो इन सबको क्या करा? जोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारी आ गई टोटल अर्जनाएं, जिसमें हमारा बेसिक पे अर्निंग, डियरेंस अलाउंस मतलब कि महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता इंक्लूड होता है। ठीक है, ये हमारी अर्निंग हो गई। अब हम देखते हैं कटौतियां कैसे होती हैं। ठीक है ना, पहला है भविष्य निधि। भविष्य निधि के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने एक रेट फिक्स कर रखी है कि आपकी जो बेसिक है, बेसिक पे क्या होगा, आपकी जो बेसिक, देखो ये टोटल पे नहीं लगाती है, ध्यान रखना, टोटल पे कभी भी भविष्य निधि नहीं होगी। अगर टोटल पे होगी, खुद सोचो टोटल में क्या होता है, किसी की सैलरी बहुत ज्यादा है तो अगर उसका भविष्य निधि कट रही है तो उतना गवर्नमेंट को भी तो देना पड़ रहा है, तो इसलिए वो किस पे लगाती है सारी चीजें? बेसिक पे। ठीक है, जो हमारा अर्जित मूल वेतन है उस पे लगाएगी, पीएफ की जो रेट चल रही है तो वहां से हम कैलकुलेट करेंगे पीएफ। ठीक है ना, ये तो कैलकुलेशन के तरीके हैं, और यहाँ हम इसको इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट कटौती हो गई। जो भविष्य निधि है वो डिपेंड करता है क्या दर चल रही है। अब ये हमारा टीडीएस, टीडीएस मैंने अभी आपको पहले बताया ही था। ठीक है, वर्ष की अंतिम तिमाही में कर्मचारियों से उनके द्वारा किए गए निवेश के विवरण लिए जाते हैं, जिससे आयकर दायित्व को वार्षिक आधार पर और अधिक सटीकता से परिकलित किया जा सके। देखो टीडीएस मैंने आपको समझाया था, इसने यहाँ पे क्या लिखा है, ये कह रहा है कि मान लीजिए मैंने आपको 10 लाख का एक एग्जाम्पल बताया था ना, ये वाला 10 लाख, तो उसमें से मैंने आपसे क्या कहा था कि 5 लाख को क्या करोगे आप? अलग रख दो, इस पे छूट है कि इस पे टैक्स नहीं लग रहा। आपने 5 लाख पे क्या करा? टैक्स दे दिया। अब ये जब ये क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्स को। अब टैक्स कैलकुलेट करके हर मंथली क्या है, ये काटने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन हर 3 महीने में या जो भी इनका रूल है, या पूरे साल में कंपनीज का जो जो रूल होता है उस हिसाब से, तो अब ये टैक्स किस पे काट रहे हैं? 5 लाख पे। लेकिन आपने इन्हें ये कह दिया, ठीक है ना, कि मैं 2 लाख की सेविंग करूंगी, जितना मतलब गवर्नमेंट ने दे रखा है, तो ये फिर जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो किस पे करेंगे? 3 लाख पे। ठीक है, अब आपने तो कह दिया लेकिन आपने उसकी सेविंग करी नहीं,
तो ये क्या करते हैं, ये साल भर बाद में या हर 3 महीने जो भी इनका रूल है उस अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे। आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने सेविंग करी है। अगर आपने सेविंग नहीं करी, देखो अगर आपने सेविंग करी तो इस केस में तो ये 3 लाख पे ही कटेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा अभी इसी पे चल रहा है। बट अगर आपने कोई प्रूफ नहीं दिया तो ये क्या करेंगे, ये तो आपका कट ही गया, तो नेक्स्ट ईयर या आफ्टर 3 मंथ जो भी इनके रूल के अकॉर्डिंग ये 2 लाख पे भी क्या करेंगे, टैक्स काट लेंगे। और वो कैसे कटेगा, वो आपकी जब सैलरी आएगी तो उसमें से कट जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा है तो कुछ महीनों की सैलरी में से कटेगा, अगर लिमिटेड है तो आपकी 1 मंथ की सैलरी में से भी ये काट सकते हैं। तो आपको सेविंग का प्रूफ दिखाना ही होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है वर्बली चलता हो, हर चीज का प्रूफ। तो ये जो लिखा है ना इन्होंने, हर 3 महीने वाली लाइन, ये अंतिम तिमाही में, अंतिम तिमाही मतलब लास्ट वाला, कहा ना मैंने आपको लास्ट में आता है। तो अंतिम तिमाही में कर्मचारियों से उनके द्वारा किए गए निवेश यानी जो सेविंग है उसको क्या करते हैं, ये उसके विवरण ले लेते हैं। अगर कोई दे पाया तो टैक्स नहीं लगेगा, अदरवाइज टैक्स लगता है, ठीक है। समझ में आया टीडीएस का, ये इस तरीके से कटता है, हमने यहाँ कटना सीखा है इसको, ठीक है। अब लोन, लोन आप पढ़ चुके हैं। तो लोन देखो डिपेंड करता है, लोन वैसे नहीं आएगा, लोन डिपेंड करता है आपने कितना पैसा लिया है, कितना लोन लिया है, तो उसके हिसाब से इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं मंथली, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि मंथली करेंगे तो फिर टाइम पीरियड भी बढ़ाएंगे। भाई अमाउंट अगर आपने ज्यादा लिया है, और आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा लंबे समय तक देना, जैसे बैंकों में लोन देते हैं 5 साल के लिए दे देते हैं, ठीक है, तो उससे ज्यादा पैसा नहीं कटेगा। लेकिन आपने अगर थोड़ा सा लोन लिया, आप 1 साल में चाहते हैं, तो उसको 12 मंथ में डिवाइड कर देगा वो लोन का जो ब्याज वगैरह है उसकी किस्त को, ठीक है। तो ये आपका लोन इस तरीके से कटता है, इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, टीडीएस के लिए कोई ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब देखिए कुल कटौती, कुल कटौती, पहले कुल कटौती को जोड़ लेते हैं फिर हम नेट निकालेंगे। टोटल हमारी जो डिडक्शन है, पीएफ कटा, भविष्य निधि, टीडीएस जो देना मस्ट है, लोन ये हमारा जीरो भी हो सकता है, भाई हमने लोन ही नहीं लिया तो क्यों कटेगा। तो हमारी 2 कटौती फिक्स है, पीएफ और टीडीएस, ठीक है। तो ये 2 कटौतियां हमारी हो गई। अर्निंग में हमारा फिक्स होता है, क्या क्या फिक्स होता है अर्निंग में, अर्निंग में हमारा बीपीई प्लस डीए फिक्स है प्लस एचआरए फिक्स है, ठीक है। परिवहन भत्ता ये जरूरी नहीं है। तो टोटल अर्निंग में ये चीज हमेशा फिक्स होगी, और टोटल जो भी हमारी कटौती है उसमें ये चीज हमेशा फिक्स होगी, पीएफ और टीडीएस, इसमें ये तीनों चीजें इंक्लूड होंगी, ठीक है। बन गई हमारी ये अर्जनाएं, अर्निंग, और ये हमारा हो गया कटौती। अब देखिए ये क्या है, निवल वेतन, देखो निवल वेतन को बोलते हैं नेट सैलरी, ठीक है। नेट सैलरी मतलब टोटल, जिसको हिंदी टर्म इजी लगे वो निवल याद करो, जिसको नहीं लगे वो नेट सैलरी भी लिख सकता है, ठीक है। जैसे नेट सैलरी मतलब शुद्ध वेतन जो था ना हमारा, नेट सैलरी, ठीक है। अब नेट सैलरी आप खुद ही बता दो कैसे निकलेगी, आपने जितनी अर्निंग की है उसमें से क्या करो, कटौती को माइनस करो, बस सिंपल निकल गई हमारी निवल वेतन, दैट इज नेट सैलरी। कुल अर्जनाएं, अर्निंग टोटल अर्निंग माइनस कुल डिडक्शन यानी कटौतियां, तो इससे क्या निकला, हमारी निवल वेतन यानी नेट सैलरी। तो आपको आई होप कि पे रोल का ये पूरा पार्ट समझ में आया होगा कि पे रोल के अंदर क्या क्या टर्म्स होती हैं और कैसे कैसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब जो हमने इस क्लास के अंदर पढ़ा उस सबको मैंने एक क्लास में संक्षिप्त रूप में डाला है, तो आप एक बार इसे दोबारा देख लीजिए जिससे कि आपको सब अच्छे समझ में आ जाए। बीपीई ये मैंने बेसिक पे बताया था आपको, अर्निंग डिपेंड करती है आप कितने दिन अटेंडेंस मतलब आपकी होती है, कितने दिन रहते हो, जिसमें से NOEDP डिवाइडेड बाय हम क्या करते हैं ये, और जो हमारा 1 दिन की सैलरी है। दूसरा डीए हमने पढ़ा था, डीए डिपेंड करता है कि क्या डीए चल रहा है इस समय, और वो कैलकुलेट किस पे होता है, बेसिक पे अर्निंग पे, मूल वेतन अर्जन, है ना। ऐसे ही सेम एचआरए डिपेंड करता है रेट क्या चल रही है और किस पे कैलकुलेट होता है, बेसिक पे अर्निंग पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा परिवहन भत्ता, ये हमारा किसी पे कैलकुलेट नहीं होता, ये फिक्स होता है, या तो इसकी प्रतिशत होगी या इसका फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है। कुल अर्जनाएं टोटल हम कैसे करते हैं, मैंने आपको इससे क्या कहा, ये तीनों हमेशा फिक्स होंगी,
फिक्स सॉरी मतलब ऐड होंगी, ठीक है, और ये जरूरी नहीं है, ठीक है। टीआरए मिलता है किसी किसी जॉब में तो परमानेंट मिलता है, ठीक है ना आपको। और वैसे जैसे कहीं कहीं पे, जैसे कहीं आप ऑफिशियल टूर पे जाओगे तो मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये देखिए, ये है बीपी इंटू पीएफ रेट, ये भविष्य निधि, ये क्या है, ये कटौती शुरू हो गई, अर्निंग कटौती, कटौती सिर्फ दो, टीडीएस और पीएफ, डिपेंड करता है लोन लिया है तो लोन कटेगा वरना नहीं, ठीक है। अन्य कटौतियां जो आपकी एक्स्ट्रा जो होती हैं, अभी हमने पढ़ा था, मैच वैच का खर्चा हो गया, मेडिकल हो गया, ये सब चीजें है ना। तो कुल कटौती देखो क्या होगी, पीएफ टीडीएस और लोन, ठीक है। और लास्ट वन हमने क्या पढ़ा, शुद्ध वेतन यानी निवल वेतन, जिसे शुद्ध वेतन कह लो, नेट सैलरी कह लो। तो कुल अर्जनाओं में से हमने कुल कटौतियों को माइनस करा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम पे रोल को कैलकुलेट करते हैं, उनके लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम पे रोल से रिलेटेड अकाउंटिंग जितनी भी है उसको सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डालते हैं, वहां हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।